नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सियाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की हिंदी मीडियम की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था वो राजस्व मंडल के संगठन, इंटरनल जो संगठन है और जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं राजस्व मंडल के कार्यों की, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू। जैसे मैंने बताया, क्योंकि राजस्व मंडल जो है न्यायिक प्रकृति के कार्य और प्रशासनिक प्रकृति के कार्य, दोनों प्रकार के कार्य करता है, तो इसका जो कार्यों का स्वरूप है वो है मिश्रित यानी मिक्स्ड है। और 3 प्रकार के जो कार्य करता है राजस्व मंडल बेसिकली, वो जो है, एक तो है सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के रूप में, हैज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट के रूप में काम करता है। दूसरा, विभाग या प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के रूप में काम करता है। और तीसरा जो है राजस्व मंडल का निरीक्षण का जो काम है यानी इंस्पेक्शन का जो काम है। तो अब हम इन तीनों फंक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है राजस्व मंडल सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के रूप में। क्योंकि राजस्व मंडल की जो स्थापना की गई वो एक सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के रूप में की गई, तो इसकी स्थापना का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो यही था कि राज्य में जो किसान समुदाय है उसे कम समय में सस्ता, सुलभ और संतोषप्रद न्याय मिल सके। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही स्वरूप को अपनाए जाने के कारण इसके संगठन में मंडल प्रणाली को अपनाया गया और इसका जो स्वरूप है उसे भी सदस्यात्मक यानी बहुलात्मक रूप स्वरूप इसे बनाया गया, क्योंकि इसके कार्य और निर्णय समस्त राज्य भर में फैले हुए व्यापक किसान समुदाय को प्रभावित करते हैं। क्योंकि राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में राजस्व मंडल के गठन का विस्तृत प्रावधान किया गया है। इस मंडल के कृषि संबंधी अधिकारों का विवेचन जो है, डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है, वो राजस्थान खातेदारी अधिनियम 1995 में 95 में किया गया है। राजस्व मंडल एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है। इसके अधीन निम्न 4 प्रकार के न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जो कि हैं आयुक्त, भू प्रबंध आयुक्त, उपनिवेशन आयुक्त, उपनिवेशन और भू अभिलेख निदेशक। क्षेत्रीय आयुक्त के अधीन राजस्व अपील अधिकारी, जिलाधीश, उपखंड अधिकारी, सहायक जिलाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि आते हैं। भू प्रबंध अधिकारी और अन्य अधिकारी भी होते हैं। उपनिवेशन आयुक्त के अधीन सहायक उपनिवेशन आयुक्त, तहसीलदार, उपनिवेशन आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी अधिकारी प्रशासक होने के साथ साथ न्यायाधीश के रूप में भी काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस भी किया कि राजस्व मंडल जो है उस सर्किट बेंचेस के रूप में भी काम करता है। भ्रमणशील जो पीठें होती हैं सर्किट बेंचेस के रूप में भी काम करता है। और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। राजस्थान में राजस्व मंडल जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में भ्रमणशील पीठें यानी कि सर्किट बेंचेस के रूप में भी नियमित रूप से काम करता है। राजस्व मंडल की जो स्वयं की न्यायिक प्रकृति है और जो विधि विधान है, क्योंकि भारतीय संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। और राजस्व मंडल जो है मंडल प्रणाली के रूप में कम समय में सस्ता, सुलभ और संतोषप्रद न्याय प्रदान करे, यही इसका काम है। लेकिन विशुद्ध रूप से राजस्व मंडल एक न्यायालय नहीं है, न्यायिक प्राधिकरण है यानी अर्ध न्यायिक निकाय है। राजस्व मंडल अपनी कार्य प्रणाली में दीवानी प्रक्रिया यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का उपयोग करता है। राजस्व मंडल के जो सदस्य हैं, क्योंकि जनरली ये सब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसी कारण उन्हें उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति जो इम्यूनिटीज़ होती हैं, उन्मुक्तियाँ होती हैं, वो प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि राजस्व न्यायालय एक न्यायिक प्राधिकरण ही
पूर्णतः एक न्यायिक प्राधिकरण नहीं है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। राजस्व मंडल की समस्त शाखाओं का जो हमने शाखाओं की बात की, 14 प्रकार की जो शाखाएं थी, लेखा शाखा, कितनी सारी शाखाएं हमने डिस्कस की। तो इन सभी शाखाओं का जैसे नाम था इनका, लेखा शाखा, रिकॉर्ड शाखा, तो ये इनका अपना अपना महत्व है। लेकिन न्यायिक जो शाखा थी इसकी, उसका विशेष स्थान है। न्यायिक शाखा में विभिन्न मुकदमों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, मुकदमों की सूचियाँ तैयार की जाती हैं। संबंधित पक्षों को मुकदमों की प्रतिलिपियाँ देने के बाद निर्णीत जो मुकदमे हैं वो रिकॉर्ड रूप में भेज दिए जाते हैं। मंडल का अपना एक पुस्तकालय भी है जिसमें कानून से संबंधित साहित्य मंडल के सदस्य अभिभाषकों के लिए उपलब्ध रहता है। राजस्व मंडल का जो कार्यालय है वो अजमेर में स्थित है और राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण अजमेर के चयन का विशेष महत्व है। राज्य अजमेर में भी ये कार्यालय लगभग शहर के बीचों बीच में है। इस प्रकार जो है राजस्व जो मंडल है वो एक सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के रूप में काम करता है और जो जितने भी इसमें ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। और क्योंकि ये एक पूर्णतः एक सर्वोच्च न्यायालय की तरह, एक न्यायालय की तरह रूप में ना होकर एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है, तो अपनी जो इसकी कार्य प्रणाली है वो दीवानी प्रक्रिया है, यानी कि इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ये यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के कार्य, यानी राजस्व मंडल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में किस प्रकार के काम करता है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के रूप में। तो राजस्व मंडल के जो काम हैं ज़्यादातर प्रशासनिक प्रकृति के हैं। राजस्व मंडल एक विभाग या प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करता है। इसका जो अध्यक्ष जो है मंडल का अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाता है। न्यायिक मामलों में संपूर्ण राजस्व मंडल एक व्यक्ति के रूप में काम करता है, जबकि प्रशासनिक मामलों में अध्यक्ष या चेयरमैन की स्थिति प्रधान होती है। राजस्व प्रशासन राज्य की 70 से 80% जनता को प्रभावित करता है। राजस्व अधिकारियों के प्रधानतः 3 रूप होते हैं। वे राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारी, साथ ही साथ राज्य सरकार के कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। राजस्व मंडल के जो काम हैं और जो दायित्व हैं वो बढ़ते रहते हैं। यह बात जरूरी है कि शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत होते हैं कि वो उसकी राजस्व प्रशासन में उसकी पालना नहीं होती। राजस्व जो मंडल है उसमें प्रशासन, न्याय, संपादन और निर्णय के क्रियान्वयन तीनों कार्य क्योंकि इसमें एकत्रित हो गए हैं, इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की राजस्व प्रशासन में पालना नहीं होती है, क्योंकि प्रशासन, न्याय, संपादन और निर्णय के जो क्रियान्वयन है तीनों ही काम क्या हो गए हैं, इंटीग्रेट हो गए हैं, एकीकृत हो गए हैं। तो राजस्थान जो सरकार है उसमें जो मंडल के जो अधिकारी हैं और निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त दूसरे अन्य कार्य भी इनको दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो है राजस्व मंडल को राजस्व संबंधी कार्य नहीं सौंपे गए, जैसे अकाल राहत, अभाव की घोषणा, अतिक्रमण आदि अनेक मामले राज्य सरकार ने अपने पास रख लिए हैं। दूसरे मंडल को अनेक अतिरिक्त कार्य राज्य सरकार ने सौंप दिए हैं। तो राजस्व मंडल के पास ज़्यादातर जो काम है वो कौन से हैं प्रशासनिक जो दृष्टिकोण से, वो है तर्कपूर्ण आधार पर राजस्व दरों का निर्धारण और पुनर्निर्धारण करना। राजस्व जो रेवेन्यू जो रेट्स हैं उनका निर्धारण और पुनर्निर्धारण करना। दूसरा, समस्त राज्य में राजस्व कानून को प्रवर्तन करना, एनफोर्समेंट करना और प्रशासन करना। यही कार्य जो हैं जो राजस्व जो मंडल है वो करता है। इसी के साथ भू अभिलेखन से संबंधित कार्य हों या फिर भू राजस्व की वसूली की बात है या बजटीय नियंत्रण की बात है, ये काम भी एक प्रशासनिक निकाय के रूप में राजस्व मंडल करता है। इसी के साथ सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करना या राजस्व अधिकारियों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, और अगर सरकार किसी बात पे परामर्श मांगती है तो उस विषय पे परामर्श देना राजस्व मंडल के प्रशासनिक निकाय के रूप में इन कार्यों को जाना जाता है। यही कार्य राजस्व मंडल करता है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की कार्यों की प्रकृति की, जो है निरीक्षण का कार्य, यानी इंस्पेक्शन फंक्शंस बाय द बोर्ड। तो इसमें जो है राजस्व मंडल के जो सदस्य हैं टाइम टाइम पर जिलाधीश, उपखंड, तहसीलदार और अन्य राजस्व कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। स्वयं जो है मंडल कार्यालय का भी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता रहता है।
जिसे इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक निरीक्षण भी कहते हैं। लेकिन जो आंतरिक निरीक्षण है वो तो एक फॉर्मेलिटी की तरह है, औपचारिकता मात्र होता है। इसी के साथ जो राजस्व मंडल के सदस्यों द्वारा जिलाधीश यानी कि जो कलेक्टर है, उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम के कार्यालयों का जो निरीक्षण है वो भी किया जाता है। इनकी जो संख्या है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रहती है। निरीक्षण कार्य की जो दृष्टि से संपूर्ण राज्यों को संपूर्ण जो राज्य है उसको जोन में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र एक सदस्य को सौंप दिया जाता है और वही सदस्य उस क्षेत्र के राजस्व अधिकारी और कार्यालयों का समय समय पर निरीक्षण करके प्रतिवेदन तैयार करता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों की सहायता से राजस्व मंडल को क्षेत्र में होने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी मिलती है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की समुचित छानबीन करने और उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राजस्व मंडल में पृथक से निरीक्षण शाखा की व्यवस्था की गई है। तो निरीक्षण शाखा जो है वो इंस्पेक्शन वाले कामों को देखती है और जो प्रशासनिक शाखा है वो प्रशासनिक निकाय के जो कार्य हैं, और जो राजस्व मंडल का जो इंटरनल जो न्याय शाखा है वो क्या काम करता है, वो राजस्व न्यायालय के रूप में काम करता है। तो तीनों प्रकार की प्रकृति के जो कार्य हैं राजस्व मंडल के वो हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, क्योंकि राजस्व मंडल में कुछ कमियां हैं। तो कमियां क्या हैं? एक तो बात ये है क्योंकि राजस्व मंडल का जो इम्पोर्टेंस थी स्वतंत्रता से पहले वो इम्पोर्टेंस आज नहीं रही है, क्योंकि कृषि जो है अपने आप में एक पिछड़ा हुआ धंधा माना जाता है। कृषि जो है एक कृषि जो विषय है राजस्व वो एक अपने आप में एक आय का एक नगण्य भाग रह चुका है, क्योंकि कृषि से जो आय होती है वो आज के समय में, प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा आय कृषि से होती थी, लेकिन 70 से 80% जनता का कृषि पे आधारित होने पर भी इस कृषि से जो आय होती है राज्य सरकार को नामात्र की होती है। तो कृषि एक पिछड़ा हुआ धंधा हो गया। दूसरा, राजस्व जो मंडल की जो प्रतिष्ठा और प्रभाव है उसमें भी गिरावट आना ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस भू राजस्व का जो काम करता है वो काम आज इतना प्रासंगिक नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है वो राजस्व मंडल में रहना पसंद नहीं करेगा। केवल मजबूरी में ही कोई इस पद को या इस नियुक्ति को स्वीकार करेगा। तो कौन अपनी स्वेच्छा से अजमेर आकर इस संस्था में आना चाहेगा? तो ये अपने आप में एक सीधी सी बात है कि एक ये राजस्व मंडल जो है एक असंतुष्टालय बनकर रह गया है। तो जब तक यदि राजस्व मंडल में अब तक नियुक्त हुए करीब सभी सदस्यों की सर्विस कैरियर को हम देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रारंभ से ही सरकार ने इस पद को राज्य के जो वरिष्ठतम है लेकिन तिरस्कृत अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। यानी कि एक तरीके से वो अधिकारी जिनको इम्पोर्टेंट पद नहीं देने हैं तो उनको ये पद दे दिया जाता है। एक दूसरा, राजस्व मंडल की जो निरीक्षण व्यवस्था है वो भी एक निर्जीव और निरर्थक व्यवस्था बन चुकी है। अग्रिम दल जो है वो रिपोर्ट तैयार कर लेता है, उस पर मोहर और हस्ताक्षर के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। न निरीक्षक को आनंद आता है, न ही निरीक्षण में कोई डर पैदा होता है। इसी प्रकार राजस्व मंडल जो है इसका जो न्याय है वो भी बहुत महंगा, विलंबकारी और कष्टप्रद हो चुका है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो गरीब किसान को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए इस मंडल की स्थापना हुई थी, लेकिन ये जो उद्देश्य है आज बहुत पीछे छूट चुका है। तो अब हम बात करते हैं सुझावों की। जो मैंने कमियां आपसे डिस्कस की ये आप समझ चुके होंगे, और अब हम बात करते हैं सजेशंस की। पहला सजेशन ये है कि राजस्व मंडल की जो प्रतिष्ठा है और जो प्रभाव है उसे ऊंचा उठाया जाए। मंडल को जो है इसकी जो स्वायत्ता है उसको कानूनी आधार दिया जाना चाहिए, और इसके जो सदस्य हैं उनको जिस प्रकार जजेस को जुडिशल सर्विसेज में जजेस को जिस प्रकार उन्मुक्तियाँ मिलती हैं, जो इम्यूनिटी मिलती है, वो इम्यूनिटी इसके सदस्यों को मिले। इस राजस्व मंडल को कानूनी आधार मिले, साथ में इसके सदस्यों को इम्यूनिटी मिले, प्रिविलेजेस मिले, तभी इसकी प्रतिष्ठा प्रभाव को ऊंचा किया जा सकता है। दूसरा, मंडल में भेजने से पूर्व अधिकारी की जो रुचि है, अनुभव है, उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं,
उनकी जो सेवा दशाएं हैं उनको आकर्षक और अट्रैक्टिव बनाया जाए। इस पद को जो इस पद में एक सजा के रूप में किसी अधिकारी को भेजा जाए, इसके बजाय सदस्यों को विशेष भत्ता और उच्च स्टेटस प्रदान किया जाए और इस पद को इसके जो अध्यक्ष का पद है और सदस्यों को एक आकर्षक बनाया जाए। तीसरा, मंडल में सदस्यों का जो कार्यकाल है कम से कम जो मिनिमम है वो 3 वर्ष तो होना ही चाहिए, यानी कि जो इनका टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष, ऐसा नहीं फटाफट से ट्रांसफर्स हो रहे हैं। चौथा जो है, मंडल के पास सभी राजस्व या भू प्रबंध संबंधी विभाग सौंपे जाने चाहिए ताकि भू राजस्व, भू प्रबंध, उपनिवेशन आदि कार्यों में समन्वय स्थापित करने में आसानी रहे, यानी कि जो शक्तियां हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम शक्तियां दी जाएं, सारे राजस्व और भू प्रबंध संबंधी विभाग सौंपे जाएं। पांचवा है, राजस्व मंडल में न्यायिक, प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्तियों का न्यूनाधिक मात्रा में संयोजन पाया जाता है। इससे और भी अधिक वैज्ञानिक और प्रभावकारी बनाए जाए। राजस्व कानून के अंतर्गत नियम और उपनियम बनाने की राजस्व मंडल को स्वतंत्रता दी जाए। मंडल के पास कार्य को देखते हुए सदस्य और अधिकारियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, तो उनके कार्यभार को कम किया जाए और जो कर्मचारियों की संख्या है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। इसी के साथ राजस्व प्रशासन में निरीक्षक का जो कार्य है उसे सिर्फ औपचारिकता या फॉर्मेलिटी ना मानकर सच्चे मायनों में निरीक्षण होना चाहिए ताकि उसका जो प्रभाव है वो सही पड़े, राइट डायरेक्शन में जाए। इसी के साथ जो लास्ट जो सजेशन है वो ये हो सकता है कि मंडल को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए ताकि और आधुनिकतम जो साधन है उनका उपयोग करके इसके कार्यों में कुशलता लाई जाए। इसी के साथ किसानों को राजस्व कानून, प्रक्रियाओं आदि से भली भांति अवगत कराया जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे भ्रष्टाचार के शिकार ना हो। राजस्व मंडल में बहुत से सुझाव देने के पीछे कारण यही है क्योंकि इसमें जो कमियां हैं वो इसकी कमियों के कारण ही जो है इसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। तो ये सजेशंस जो हैं ये जो हैं इसकी कमियों को दूर करने के लिए बहुत हद तक जो सजेशंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है राजस्व मंडल का संगठन और कार्य वो आज पूर्ण हो चुका है। थैंक यू सो मच।